मित्रों, डिजास्टर्स के अनुसंधान में एक तो अर्बन फ्लड्स वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया। अभी दूसरे पे आते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क, उसका ये प्रश्न था कि इट फोकसेस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और भारत ने इस स्पिरिट को, इस एसेंस को कैसे अपने प्लान में अपडेट करने में लगाया है, उसकी चर्चा करी। ऐसे उल जुलूल सवाल कई बार यूपीएससी में आ जाते हैं। ऑब्वियसली ये तो कोई हर एक रिपोर्ट आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो रियल लाइफ एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को हम कैसे अप्रोच करें। अब इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसका डेफिनेशन तो हो नहीं सकता, तो कुछ ओरिजिन प्रकार का बनाने की कोशिश करेंगे। फिर बॉडी के अंदर आप क्या लिखेंगे, देखिए की टर्म्स पे फोकस करिए। ओके, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सुविधा होगी, तो इन दोनों के बीच क्या लिंक होगा, ऐसा कुछ बनाने की प्रयत्न करें। ये एक प्रकार का इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि भारत कुछ लागू करने का प्रयत्न कर रहा है। तो क्योटो समिट देख लीजिए आपकी, फिर पेरिस समिट या ये किगाली समिट, इन सब में क्या था कि एक कोई बेसियर हो और वहाँ से जितना प्रदूषण था तो आगे चल के उसको कम करना है। तो यहाँ पर भी आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा कोई बेसियर होगा और उसके सामने हमने और अपने को मजबूत करना होगा। तो उसके लिए जो भी पैसों की सुविधा आप कैसे करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, वहाँ पर था कि नेशनल लेवल पे बॉडी को डेजिग्नेट करना है, तो सेम यहाँ पर भी कुछ होगा। और रट्टा मारने जैसा एक ही टॉपिक है कि भाई बिल्ड बैक बेटर, ऐसी बात कही गई, जहाँ पर जो टूट गया है वहाँ पर अच्छा पहले से बनाना है। एंड लास्टली कंक्लूजन क्या, क्योंकि डिस्कस था, मतलब समरी पॉजिटिव टाइप का होना चाहिए कि हाँ हमने ये चीज़ की एंड थस आवर प्लान इज अपडेटेड टू अकोमोडेट ऑल दोज विजन्स। ठीक है, शुरू करते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30। ओरिजिन कैसे हो, जैसे कि रायो समिट से ही सारा ये क्योटो और पेरिस और ये सब निकलता है, उसी प्रकार ये डिजास्टर का हम देखें तो कई शुरुआत होती है योकोहामा समिट जापान के अंदर 94 में। उसके बाद ये हाइगो फ्रेमवर्क 2005 से 15 के लिए। अब आप समझिए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर वो सारी चीज़ें 2020 में समाप्त हो रही थी, तो उसके बाद क्या करना है वो करने के लिए हमने पेरिस समिट किया। सेम भी ये हाइगो फ्रेमवर्क ये 2015 में एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बाद के वर्षों में डिजास्टर के लिए क्या करेंगे वो सोचने के लिए फिर सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके अंदर 2015 से लेकर 30 नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए क्या करेंगे वो सब प्रावधान किए गए। ये क्योटो वगैरह तो देवर लीगली बाइंडिंग एंड एवरीथिंग, यहाँ पर तो वॉलेंटरी है, नॉन लीगली बाइंडिंग है। तो अपने पास इतना कंटेंट, उससे हम कुछ बनाने का प्रयत्न करें। ये पेरिस समिट वगैरह तो UNFCCC वो संस्था लागू करती है। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क कौन लागू करता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNISDR। ऑब्वियसली ये कोई याद तो रहने वाला है नहीं, तो हम इतना याद करें मीन्स के लिए कि भाई देयर विल बी सम स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी। ठीक, इतने माल से हम ये सेंडाई का ओरिजिन या ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करें। सेंडाई फ्रेमवर्क, इट इज़ अ वॉलेंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन for the next 15 years और administered by one of a specialized body of UN, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। और भारत ने it is one of the signatories, क्योंकि हमसे पूछा गया कि कैसे हमने इसे अडॉप्ट किया, तो ऑब्वियसली साइन तो किया ही होगा, तो ये अडॉप्ट कर रहे हैं। सो इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरीज टू दिस फ्रेमवर्क। इतना करके आप अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ समाप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बॉडी के अंदर हमने कुछ लिंकेज दिखाना था कि भी डिजास्टर और SDG। सेंडाई फ्रेमवर्क बोलता है कि डिजास्टर के जरिए कुछ नुकसान होता है और हमें उसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेने में नुकसान होता है। ये डैमेज दो प्रकार का हो सकता है। डायरेक्ट, मतलब कि आपका कोई बिल्डिंग, इमारत, गाड़ी, बंगला वो सब टूट गया, सो डायरेक्ट लॉस हो गया। इनडायरेक्ट मतलब कि जितने दिन ये डिजास्टर से अर्बन फ्लड्स था, तो ये एयरप्लेन और रेलवे से शेयर बाजार ये सब ब्लॉक रहा, तो उसके जरिए जो भी इनडायरेक्टली अपना ट्रेड डिस्ट्रप्शन हुआ, स्कूल कॉलेज बंद रही तो जितना विद्यार्थियों की पढ़ाई बगड़ी, ऑल दोज आर इनडायरेक्ट लॉसेस। उसी प्रकार कुछ लॉस हो सकते हैं टेंजिबल, कि आप पैसा फेंक के उसको वापस रिपेयर करा सकते हो, कि ये जितना भी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल टूट गया हम कर सकते हैं। बट ऑपोजिट टू दैट, ये टेंजिबल है, देन देयर विल बी सम इनटेंजिबल लॉसेस, कि वो पैसा फेंक के आप नहीं रिप्लेस कर सकते। जैसे कि अपने जो भी मित्र, रिश्तेदार, उन्हों की जान चली गई, जितने अपने नेचुरल हेरिटेज या जो भी ऐसे मॉन्यूमेंट थे वो चले गए। सो दिस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंजिबल, इनटेंजिबल टाइप ऑफ लॉसेस आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिजास्टर। और उसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कैसे नुकसान, जितना भी अपना डायरेक्ट डैमेज हो गया, तो नो पॉवर्टी वाला गरीब आदमी का सब कुछ चला गया, वो गोल चला गया।
जीरो हंगर, अब समझिए कि कहीं बहुत बड़े इलाके में एग्रीकल्चरल एरिया में ये बाढ़ आ गई और सारी फसल बर्बाद हो गई, तो ये जो जीरो हंगर फूड सिक्योरिटी वो गोल अपना डेंजर में आ गया। फिर ये इनडायरेक्ट लॉस में ये ट्रेड डिसरप्शन हुआ, तो ये डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वो वाला अपना गोल डैमेज हो गया। अमीर गरीब के बीच इनइक्वालिटी कम करनी है, अलग अलग स्टेट्स के बीच, अलग अलग जगहों के बीच करनी है, दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज डिजास्टर आ गया, इट विल इंक्रीज द इनइक्वालिटीज। और ये सब के चलते अब लोग और ज़्यादा प्रदूषित प्रकार का कुछ करेंगे तो क्लाइमेट एक्शन को भी हम नुकसान होता है। सो लाइक दैट डिजास्टर्स क्रिएट लॉस एंड दैट क्रिएट्स डैमेज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब जैसे कि ये क्योटो प्रोटोकॉल, किगाली समिट, इन सब के अंदर कोई एक बेजर है और उसके सामने हमने प्रदूषण कम करना है। सेम टाइप ऑफ थीम इज हैपनिंग हियर कि भाई ये हाइगो प्रोटोकॉल 2005 से 15 में था, उस वक्त जिस प्रकार का वर्ल्ड था उससे हमने बेटर वर्ल्ड बनाना है ड्यूरिंग दिस 2015 से 30। तो क्या क्या बेटर करना है? पहले से लोग कम मरने चाहिए, रिड्यूस ग्लोबल मोर्टालिटी, कम लोग अफेक्ट होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कम डैमेज होना चाहिए, जीडीपी में कम नुकसान होना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम बढ़ना चाहिए। सो कंपेयर टू द प्रीवियस 2005 to 15 पीरियड वी हैव टू इम्प्रूव ये वाली चीज बाय 2013, ये अपना टारगेट है। क्लियर? तो अब थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क अपने दिमाग में आया। अब भारत ने डिजास्टर के लिए क्या किया आपको पता, 2005 में कानून बनाया, 2009 में पॉलिसी बनी, 2015 में एक तो ये हमने सेंडाई फ्रेमवर्क उसमें साइन कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वहां पर भी हमने साइन कर दिया, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रेजिलियंस की बात है। पेरिस समिट तो वहां पर भी ये डिजास्टर की थोड़ी बहुत बात है। तो ये तीनों एग्रीमेंट को हमने साइन, मतलब कि हम अग्री में हैं। 2016 में फिर हमने ये सेंडाई फ्रेमवर्क, उसकी जो जो बातें थी वो लागू करने के लिए अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान उसको थोड़ा अपडेट किया है। जो हमने बात करी 2005 के सामने 30 तक हमने वी हैव टू इम्प्रूव द थिंग्स इन नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो थोड़ा फ्रेमवर्क बनाया है कि कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं 5 साल के लिए, मीडियम टर्म 10 साल के लिए, और कुल 15 साल का है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म गोल 15 साल के लिए। सो लाइक दैट वी हैव प्रिपेयर्ड समथिंग। तो अब इतने माल के साथ हम ये अपना जवाब और आगे बढ़ाते हैं कि ये बॉडी के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है कि डिजास्टर एसडीजी का क्या कनेक्शन है, और ये थोड़ी बेजर की बात करते हैं प्रयत्न कि डिजास्टर के चलते अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉस होते हैं। और उसी के अनुसंधान में सेंडाई ने ये बोला कि 2005 से 15 के सामने इट रिक्वायर्स द नेशन टू रिड्यूस देयर मोर्टालिटी, इंफ्रा डैमेज, जीडीपी लॉस दिस इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। भारत ने ये फ्रेमवर्क को साइन किया है एंड वी हैव फाइन ट्यून आवर प्लान टू अचीव अबोव टारगेट्स, और उसके लिए हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली हमने क्रिएट किया है। तो ऐसा जोड़ तोड़ के हम एक और बॉडी का पैराग्राफ बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता होगा कि उसके अंदर 3 अथॉरिटी होती है, नेशनल लेवल पे स्टेट, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लास्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर कलेक्टर। 2 प्रकार के फंड होते हैं, एडेप्टेशन फंड, मिटिगेशन फंड। एक तीसरा भी होता है बजट में, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, वो पब्लिक अकाउंट वगैरह देख लेना। खैर, और 4 प्रकार के ऑफिशियल डिजास्टर हैं। L3 प्रकार का मतलब ऐसा तीव्रता है उसकी कि नेशनल लेवल से फोर्स और मदद बुलवानी पड़े। L2 मतलब इतना मीडियम टाइप का डिजास्टर है कि स्टेट लेवल की फोर्स से काम चल जाएगा। L1 मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की फोर्स और मदद से काम चल जाएगा। देन देयर इज L0 मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो जो प्रयत्न किया जाए दैट विल बी पुट अंडर हियर। एक और बात, भारत के अंदर कोई नेशनल डिजास्टर या नेशनल कैलेमिटी ऐसे कोई व्याख्या है नहीं। एट मैक्सिमम क्या हो सकता है, L3। तो ये जो कुछ राज्य मांग करते हैं कि हमारे डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करिए इन द होप दैट उनको ज़्यादा पैसा मिले, दैट इज एंटायरली रॉन्ग। L3 प्रकार का होगा, उस प्रकार से पैसा मिलेगा। इट इज सेम लाइक दैट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, बट वो शक्य नहीं। वाई? क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन के बाद वो सारी सिस्टम ही बंद हो गई है। खैर, हम पैसों की बात कर रहे हैं कि देखिए ये सारा डिजास्टर का काम करना है तो ढेर सारा पैसा चाहिए। तो आप याद करिए कि 14th फाइनेंस कमीशन ने भी बोला था कि और पैसों को ऑगमेंट करने के लिए ये ग्रांट इन एड देनी चाहिए। एडिशनली हमने ये जो अपना प्लान अपडेट किया वहाँ पर ये भी बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ी वी विल इम्पोज अनदर स्पेशल टैक्स एंड सरचार्ज। अगर ज़रूरत पड़ी तो वी विल ऑल्सो इशू टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और उससे जो पैसा है तो उससे राहत सामग्री खरीदनी है, कोई बोट, LPG जो भी करना पड़ेगा। सो लाइक दैट एडिशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म हैज़ बीन क्रिएटेड। और क्या, देखिए यूनियन से स्टेट में पैसा आता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड वगैरह, तो उसका गाइडलाइन ट्वीक किया गया है।
ऑफ कोर्स इन रियल एग्जाम ये सब याद नहीं रहेगा, तो आप इतना लिख सकते हैं कि गाइडलाइंस हैव बीन ट्वीक्ड फॉर फास्टर रिलीज ऑफ द फंड्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। और क्या किया, हमको पता है ये शिवराज सिंह चौहान की कमिटी के बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो दे हैव बीन रिड्यूस टू लेस देन 30 नंबर। तो ये सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में अब ये बोला गया है कि 10% ऑफ दैट फंडिंग विल बी फ्लेक्सी फंड। और ये नए प्लान में ये बोला गया कि ये फ्लेक्सी फंड आप डिजास्टर के दौरान और बाद में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ करना है, रिलीफ मेजर, एयर ड्रॉपिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाइज, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह को प्रोत्साहन देने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान में कोई भी पैसा था उसका 10% राज्य सरकार उनको जरूरत लगे तो वो तुरंत ये डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। सो लाइक दैट मनी अवेलेबिलिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। डिजास्टर में अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे ऊपर होता है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अंडर द प्राइम मिनिस्टर। फिर होम मिनिस्टर के पास क्या होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या जो भी उनका ऑफिस, जिसके नीचे दो संस्था होती है, एक तो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एनआईडीएम और उनका फोर्स होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज भी होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, उनको भी वो मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर तो पहले से ही है, बट सेंडाई फ्रेमवर्क ने बोला कि और मजबूत करने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कौन क्या काम करेगा वो सब आप तय करो। सो एज रिक्वायर्ड बाय द सेंडाई फ्रेमवर्क हमने ये अपने प्लान में सब अपडेट कर दिया कि डिजास्टर आने से पहले उसकी अर्ली वार्निंग किसकी जिम्मेदारी है। एवलांच तो ये स्नो एवलांच वाले करेंगे, साइक्लोन तो आईएमडी करेगा, अपना अर्बन फ्लड कहाँ पर, हाँ सेंट्रल वाटर कमीशन वाले अर्बन वर्ड फ्लड की तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी, सुनामी तो ये संस्था करेगी। कौन संस्था कौन सा फोरकास्ट करेगी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना एक लिटी में लिखना है कि एज रिक्वायर्ड बाय द सेंडाई फ्रेमवर्क हमने अलग अलग सेंट्रल एजेंसी को डेजिग्नेट किया है कि वो अर्ली वार्निंग और उसका करे, एंड देन दे विल टाई अप विद अलग अलग एसएमएस एंड डीडी चैनल वगैरह। उसी प्रकार अर्ली वार्निंग दे दिया तो अब जिम्मेदारी आती है कि सर्च रेस्क्यू, इवैक्यूएशन, ये सब करने का। तो वहाँ पर भी अलग अलग मिनिस्ट्री को डेजिग्नेट किया गया है कि बायोलॉजिकल डिजास्टर होगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री, साइक्लोन होगा तो होम मिनिस्ट्री, अपना एसएच फ्लड होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट आप देखिए 15 नंबर वाला पॉइंट, अर्बन फ्लड्स होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो इस प्रकार ये भी लिस्ट याद नहीं रखना, एक ही लाइन में लिख देना है, एज रिक्वायर्ड बाय द सेंडाई फ्रेमवर्क अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी डेजिग्नेट किया गया है फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पस। और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाई गई कि भाई अर्ली वार्निंग कौन करेगी, तो अलग अलग संस्था हमने देख लिया, कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, अलग अलग मिनिस्ट्री, वो भी देख लिया। तो फिर उसके आगे सर्च रेस्क्यू कौन करेगा, मेडिकल केयर, पीने का पानी, जानवर जिंदा है तो उसको घास चारा खिलाना है, मर गया तो डेड बॉडी का निकाल करना है, ट्रांसपोर्ट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, डेटा कलेक्शन, मीडिया रिलेक्शन, हर एक चीज़ के लिए मैट्रिक्स बनाई है कि ये काम ये केंद्र लेवल पे होगा, स्टेट की ये बॉडी करेगी, डिस्ट्रिक्ट की ये बॉडी करेगी। बस इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस एंड दिस, ऐसा करके आप लाइन बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट, बिल्ड बैक बेटर। देखिए कच्छ के अंदर भूकंप आने के बाद सारा तबाह हो गया, उसके बाद जो निर्माण हुआ है वो एकदम तरीके से हुआ है। तो इसी प्रकार डिजास्टर कहीं पर भी आए, जो नुकसान हुआ उसको वी हैव टू बिल्ड बैक बेटर, ऐसा सेंडाई बोलता है। तो उसके लिए भी अपनी सरकार ने अलग अलग संस्थाओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। एनजीओ, सिविल सोसाइटी, एक्सपर्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन सब की मदद ली जाएगी। और ये आईसीटी, एमआईएस, जीआईएस ऐसे टूल्स का भी प्रयोग करेंगे, ताकि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक के चलते वो शहर तबाह हो गया, तो अब जो नया बना है उस वक्त हम जीआईएस की मदद से ऐसा ध्यान रखें कि फिर आगे चल के अर्बन फ्लड्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो बिल्ड बैक बेटर, मोर रिजिलियंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हम करेंगे। ओके, सो ये जो अपना सेंडाई का जो प्रश्न था उसका जवाब तो इंट्रोडक्शन हमने ओरिजिन से दिखा दिया, बॉडी में ये थोड़ी बातें कर ली, डिजास्टर और एसडीजी का क्या लिंक है, 20 ईयर के सामने हमने कम करना है तो 5, 10, 15 साल का डेडलाइन किया है। अब बाकी का जो जवाब है वो भी बना लेते हैं। ये जो था पैसे वाली बात कि भाई हमने अपने फाइनेंस का प्रोविजन भी अपडेट कर दिया, स्पेशल टैक्स सरचार्ज लगा सकते हैं, सीएसएस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उसका 10% फ्लेक्सी फंड है, एनडीआरएफ और उसकी जो भी गाइडलाइन है पैसा भेजने की वो सब ट्वीक कर दी गई है। उसी प्रकार ये अर्ली वार्निंग के लिए और उसके बाद कोऑर्डिनेशन के लिए तो फंक्शंस हैव बीन डिमार्केटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव बीन डिफाइंड, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, अर्ली वार्निंग से लेके इवैक्यूएशन, मीडिया रिलेशन, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, जिंदा जानवर को घास चारा खिलाओ, जितना आपको की टर्म्स याद आए पेज भरने के लिए आप लिख सकते हो। एंड लास्टली कि भाई बिल्ड बैक बेटर विथ इन्वॉल्वमेंट पर, तो यहाँ पर भी कि पीपीपी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, आईसीटी, एमआईएस, जितना याद आया आप लिख सकते हो। कंक्लूड क्या करोगे, प्रश्न ये था कि डिस्कस
कैसे हमने ये अडॉप्ट किया, तो कंक्लूड क्या करोगे, हाँ ये करके अडॉप्ट किया, एंड पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। थस बाय अपडेटिंग द फाइनेंशियल मैकेनिज्म, CSS फ्लेक्सी फंड वो सब, क्लियरली डीमार्किंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी हमने देख लिया, मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस फॉर बिल्ड बैक बेटर वो भी देख लिया। थस बाय डूइंग दिस एंड दिस, इंडिया हैज अलाइंड इट्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ब्रॉडली with the goals and priorities set out by the Sendai framework for disaster risk reduction। यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए DRR ऐसे नहीं फुल फॉर्म में लिखना चाहिए, NDM फुल फॉर्म में लिखना चाहिए। सो लाइक दैट वी कैन मेक दिस आंसर। अगेन मैं तो जब पावर पॉइंट बनाऊँ तो आराम से सोच के ये सब लिखा होगा, इन रियल लाइफ एग्जाम आप लिखेंगे तो हार्डली इसका 20-30% जितना ही अपने हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो गुड, बस हमने इस सिद्धांतों के मुजब कैसे आगे बढ़ना है उसकी हम ये तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो GS 1 के अंदर मुझे जो जो ठीक चीज़ें अगत्य की लगी मैंने आपको पढ़ाई। अब हम आगे बढ़ेंगे जनरल स्टडीज मेंस पेपर 2 में। तो वहाँ एक तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी वाला तो किगाली और दूसरी जो भी क्लाइमेट ट्रीटी उसका एक ओवरव्यू लेंगे पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन का मुद्दा। फिर ये विदेशों के अंदर ये रेफरेंडम रेफ्यूजी क्राइसिस, तो उसकी भारत पे क्या इम्प्लीकेशन है ऐसा पॉलिटी में समझने की कोशिश करेंगे। और पॉलिटी के ही बाकी के टॉपिक, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, डायरेक्ट मेयर का चुनाव होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडीज में ये MCI को रिप्लेस करना है, आल्गो ट्रेडिंग और दूसरे ऐसे अलग अलग टॉपिक। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और ये सब देखेंगे।